नमस्कार साथियों, मैं संपत लीलड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर के परिचय के बारे में जान लिया था, और उससे पहले एक और वीडियो आया था मेरा जिसके अंदर हमने जो है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जो कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकॉन दिया है उसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम सबसे पहले इसके ऊपर डालें वो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देखिए, आज तक जो है कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां जो हैं आपके विकसित हुई है। कौन कौन सी? देखिए, अब मैं यहाँ पे जो है पहले पीढ़ियों के नाम लिख देता हूं, उसके बाद मैं उनके जो ईयर लिखूंगा और उनकी एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उनको याद कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले जो है इसकी पीढ़ियों के जो है नाम लिख देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जनरेशन आता है अपने, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन हो गया। इसके बाद हम सेकंड जनरेशन का लिख देते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद आपके आता है फोर्थ जनरेशन, और लास्ट आपके आता है फिफ्थ जनरेशन। अब देखिए, ये पांचों पीढ़ी आई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो ये पांचों पीढ़ियों अब जो मैं यहाँ पे आपको ईयर लिख रहा हूं और उनकी जो है एक सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको उनको ईयर को याद करने की जो है ये ट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी आपके, वो थी आपके 1940 से 1956। ये काल जो था वो था आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, इसके बाद अपना चलता है सेकंड जनरेशन। ये था आपके 1956 से 1963। ये काल था आपके सेकंड जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड जनरेशन। ये था आपके थर्ड जनरेशन का टाइम। ठीक है, इस टाइम के दौरान जो है हमारे थर्ड जनरेशन जो है यूज हुई थी। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन आप यहां पे देखेंगे तो 1971 से 1980 ये काल था आपके फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, कंप्यूटर के जो पीढ़ी विकसित होती गई थी वो इस काल के दौरान काम हुई थी। और अब ये जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से लेकर अभी तक कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये तो हो गया इनके कालक्रम। ठीक है, कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन कब आई थी और कब खत्म हो गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन आपके 1940 से 1956 तक चली थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई अपने, तो सेकंड जनरेशन आपके 1956 से 1963। ठीक है, और थर्ड जनरेशन आई थी वो थी आपके 1963 से 1971। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन आपके आई थी 1971 से 1980। और लास्ट फिफ्थ वो आपके 1980 से अभी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम जो है पूरा ब्रीफली जानने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज हुई थी, इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे, वो सारे अब हम जो है ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी जो है ट्रिक्स लिख रहा हूँ जिससे आपको इसको याद कर लेंगे आप। तो देखिए, यहाँ पे ट्रिक्स बनता है इसका, यहाँ पे देखिए आप, इसका ट्रिक्स है ये है मोबाइल नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आपको कहीं पे कॉल नहीं करने हैं, बस इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है कि ये मोबाइल नंबर अगर आपको याद रहे तो आप जो है कंप्यूटर की जनरेशन की जो ट्रिक्स है, वो कालक्रम है, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए, 40, 56, 63, 71 और 80 ये मैंने इनके बेस पे तैयार किया। देखिए 40, 56, 63, 71 और 80।
और 80 के बाद जो है लास्ट वाला वो टू बी कंटिन्यूड है, अभी ये जो चल ही रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है कंप्यूटर के पीडीओ के कालक्रम को याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन वापस आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, अब हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में अब देखते हैं हम वहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज हुई थी, ये इसके अंदर जो है कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। तो अब हम जो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या हुआ था आपके। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जनरेशन। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, कंप्यूटर के विकास क्रम में जो पहली पीढ़ी थी उसमें एक जो है आपके डिवाइस का यूज किया गया था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। देखिए मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, आपको कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस जो पुर्जे का नाम था वो था आपके वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इस वैक्यूम ट्यूब में जो है आपके इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्यूब, इसका मैं जो यहाँ पे एक आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूँ जिससे आप जो है इसको समझ जाएंगे वैक्यूम ट्यूब जो होता वो दिखने में कैसा था। तो देखिए आपके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एरिया कवर होता था और इसके अंदर आपके कुछ इस प्रकार से सिग्नल्स के लिए तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका वैक्यूम ट्यूब दिखाई देता था। ठीक है, इस प्रकार का था आपके वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं पहले हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में। तो इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होते थे, इन इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है इलेक्ट्रोड लगे होते थे, इलेक्ट्रोड। तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते थे उन्हें नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड का यूज होता था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता था, आपके इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स होते थे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो है ये नियंत्रित भी कर सकता था, कोमा उनको बढ़ा भी सकता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। तो आपको मोटे मोटे अर्थों में जो है कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट याद रखने हैं ताकि आपको जब एग्जाम हो तो उस टाइम आपको याद करने के लिए सिर्फ मेन पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें एक पुर्जे का यूज हुआ था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वो कुछ दिखने में इस प्रकार का था। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड लगे होते थे। ठीक है, जो कि क्या करते थे, आपके यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को नियंत्रित करते थे और उनको बढ़ा भी सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के साथ साथ उनको बढ़ा भी सकता था कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो है ये जो पुर्जा इसके अंदर यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी पीढ़ी के अंदर। ठीक है, अब ये यहाँ पे शुरू तो हुआ था आपके 1940 से 1956 के बीच में। अब इसमें जो वैक्यूम ट्यूब आया था, अब और इसके अंदर क्या क्या जो है नए विकास देखने को मिले थे हमने। तो इसके बाद में क्या हुआ था, दो वैज्ञानिक थे आपके, जॉन विलियम। ठीक है, दो वैज्ञानिकों में नाम लिख रहा हूं यहां पे, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जॉन विलियम मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकट। जॉन विलियम मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकट ने एक कंप्यूटर बनाया था। इन दोनों ने मिलकर जो है एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था आपके ENIAC। ये कई बार एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपके। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था ENIAC। अब इस ENIAC का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं और ये कहां पर बना था और उसका यूज कहां पर हुआ था वो भी बताता हूं। तो देखिए यहां पर इसके अंदर देखते हैं हम, तो इस ENIAC की जो फुल फॉर्म थी आपके, वह थी आपके, देखो मैं यहाँ पे ENIAC का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, याद रख लेना आप। ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपके इनिए का फुल फॉर्म था। ठीक है, इनिए बनाया किसने था? जॉन विलियम मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, आपको अगर पूछ लिया जाए इनिए कंप्यूटर किसने बनाया था, तो आप ये दोनों इसमें नाम बता सकते हैं, या इनमें से कोई भी आप नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी ने इनिए का मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इनिए का फुल फॉर्म हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको बनाया कहाँ था। तो याद रखिएगा कि इसको जो बनाने की जगह थी आपके, वो आपकी थी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर इसको बनाया गया था। याद रखिएगा, इस कंप्यूटर को कहां पे बनाया गया था? इन्हें को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहां पे हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं यहां पर हम कि इसका यूज जो है आपको कहीं बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, कि इसका यूज बहुत कम जगह आपको जो है इसके बारे में बताया जाता। तो इसका यूज मैं बताता हूं कि इसका यूज कहां पे यूज हुआ था। इसका प्रयोग आपके द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में आपके जो है हाइड्रोजन बम निर्माण, में और कठिन गणनाओं में इसका प्रयोग किया गया था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनिए के बारे में हमने जो है इजीली वे में सारा जान लिया है कि इनिए का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसको बनाया कहां पर गया था? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इसका यूज कहां पे हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में आपके जो हाइड्रोजन बम निर्माण का कार्य था उसमें, और कठिन गणनाओं में के अंदर जो है आपके इनिए का यूज हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। और तो इनिए के बाद आपके हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये इनिए कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके एकर्ट और जॉन विलियम मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन विलियम मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। जे प्रेस्पर एकर्ट ने जो है आपके सम्मिलित दोनों ने जो है एक कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसका नाम था एडवेक। याद रखिएगा, इनके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में पूछा गया है, इनके जो है बनाने वाले जो है इनके विकासकर्ताओं के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इन दोनों का ज़्यादा ट्रेंड था आपके। तो देखिए आप, इन्हीं के बाद इन दोनों ने जो है जॉन विलियम मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने एक नया कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, जिसका नाम था एडवेक। ठीक है, अब इस एडवेक का मैं फुल फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, इन्हीं के बाद इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एडवेक। अब इस एडवेक की फुल फॉर्म आपको कई बार पूछी जा चुकी है। इसका फुल फॉर्म है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब इस कंप्यूटर की खासियत क्या थी आपके? तो इस कंप्यूटर की खासियत ये थी कि यह जो है आपके प्रोग्राम, इस कंप्यूटर के अंदर जब कोई प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम्स के साथ साथ यह आपके प्रोग्राम्स के साथ चल रहे डेटा को भी मेमोरी में संग्रहित कर सकता था।
तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है एडवेक के बारे में, ठीक है। इन्हीं के बाद कौन सा कंप्यूटर आया था आपके, एडवेक। बनाया किसने था, जॉन विलियम मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने, ठीक है। अब इस एडवेक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसकी खासियत ये थी कि इसके अंदर जब प्रोग्राम कोई चल रहा होता था तो उसमें प्रोग्राम के साथ चल रहे जो डाटा होते हैं, डाटा के बारे में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था डाटा कौन से होते हैं, तो जो डाटा चल रहे होते हैं वो भी मेमोरी के अंदर संग्रहित हो जाते थे, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि एडवेक को कब बनाया गया था, तो इसका जो है आपको ईयर याद रखना है, तो वो है आपके 1946। याद रखिएगा एडवेक को जो है 1946 के अंदर विकसित किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। इसके बाद किस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। तो देखिए इन्हेक आ गया, एडवेक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एडवेक के बाद सन 1952, याद रखिएगा सन 1952 के अंतर्गत, सन 1952 में जो है आपके जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन विलियम मॉकली ने जो है एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। उस कंप्यूटर का नाम था आपके यूनिवेक। इस कंप्यूटर का क्या नाम था आपके, यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है आपके, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ठीक है। इतनी सारी बातें जो है हमें एक पॉइंट के ऊपर देखने को मिली, ठीक है। इन्हीं के बाद आया एडवेक, एडवेक के बाद में आया आपके सन 1982 में यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर, ठीक है। ये कब बना था, 1952। अब इसकी खास बात क्या है कि जब दुनिया में सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर बना था वो आपके यही था, ठीक है। इसके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था वो यही था आपके, वाणिज्यिक कंप्यूटर। यह बात भी आपको याद रखनी है, वाणिज्यिक कंप्यूटर। तो पहला कमर्शियल वाणिज्यिक कंप्यूटर आपके कौन सा था, यूनिवेक। कब बना था आपके, सन 1952 में। बनाया किसने था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम के द्वारा, ठीक है। ये सारे जो कंप्यूटर्स थे वो आए थे आपके कब, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। तो आपको इजीली वे में याद हुआ होगा यहाँ तक तो, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब थोड़ा सा और एक इसके अंदर ही टॉपिक है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिपीटेशन में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप इस हेडिंग को डाल देता हूँ, इनिएक, एडवेक एंड यूनिवेक। अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन के लिए एक लास्ट बात और जान लेते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके जो है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था आपके, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। याद रखना आपको, इसके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि असेंबली लैंग्वेज एंड मशीनी लैंग्वेज का यूज हुआ था। यह जो मशीनी लैंग्वेज थी आपके 0 और 1 पर आधारित थी, बाइनरी कोडेड, ठीक है, 0 एंड 1। तो अब देखिए हमने जो भी इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर डिस्कस किया, मैं आपको एक इजीली वे में रिपीट करता हूं। कैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपके कौन सा पुर्जा यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रण करने के साथ साथ बढ़ा भी सकता है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने आगे बढ़ा था कि इनिएक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मॉकली के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है आपके एडवेक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। एडवेक को किसने बनाया था, आपके जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन विलियम मॉकली के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में आपके यूनिवेक, तो यूनिवेक का आपका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ठीक है। और लास्ट हमने एक बात जानी थी वो थी कि इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था, असेंबली एंड मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। और ये मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित होती थी, ठीक है। अब हम जानते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं इसका हेडिंग दे देता हूं, पहले सेकेंड जनरेशन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है जो है आपके ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन के अंदर जो पुर्जा यूज हुआ था उसका नाम था आपके ट्रांजिस्टर। याद रखना है आपको स्पेशली इसको, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकेंड जनरेशन के अंदर, द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज हुआ था, किस पुर्जे का यूज हुआ था, तो वो था आपके ट्रांजिस्टर। अब वो दिखने में कुछ इस प्रकार का था। इस पिक्चर को आप देख लीजिए, ये जो है आपकी सेकेंड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर हुए थे उससे कुछ मिलता जुलता रूप है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके ट्रांजिस्टर आपने देखे ही होंगे उनका यूज इसके अंदर हुआ था, ठीक है। अब इसको बनाया किसने था, इसके जो डेवलपर थे, इसके विकासकर्ता थे, वे आपके थे विलियम शॉकले, ठीक है। ये जो थे आपके, इन्होंने जो है ट्रांजिस्टर का विकास किया था। कब किया था, आपके सन 1947 में, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन के बारे में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि उस जो पीढ़ी में, तो जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर आपके एक पुर्जा जो यूज हुआ था उसका नाम था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके विकासकर्ता का नाम था विलियम शॉकले, और इस ट्रांजिस्टर का आपके जो निर्माण हुआ था वो था आपके सन 1947 में, ठीक है। अब द्वितीय पीढ़ी जो थी उसका मेन आपके यूज कहाँ हुआ था, द्वितीय पीढ़ी आई जो थी उसके अंदर मेन इसका यूज कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में कि द्वितीय पीढ़ी का यूज आपके हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अंदर जो है आपके सेकेंड जनरेशन का यूज हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में एक लास्ट बात और जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा था कि इंटरनल मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ था, ठीक है। लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर आपको जो है इंटरनल मेमोरी, जो आंतरिक मेमोरी होती है, उसके लिए किसका यूज हुआ था, तो उसके लिए आपको याद रखना है चुंबकीय टेप। तो ये चीजें जो है आपको सेकंड जनरेशन के बारे में याद रखनी है कि सेकंड जनरेशन के अंदर जो है ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। अब वो ट्रांजिस्टर जो है उसके विकासकर्ता का नाम क्या है, विलियम शॉकले। ये ट्रांजिस्टर बना कब था, आपके सन 1947 के अंदर, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट है वो 1947 में हो चुका था, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन का जो है मेन यूज आपके हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। और लास्ट इसके बारे में बात जाननी आपको कि आंतरिक जो मेमोरी होती है, ठीक है, आंतरिक मेमोरी के लिए आपके सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, आंतरिक मेमोरी। तो देखिए आंतरिक मेमोरी के लिए सेकेंड जनरेशन में चुंबकीय टेप का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रकार हमने जो है सेकेंड जनरेशन के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के बारे में। देखिए दोनों पीढ़ी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इस तृतीय पीढ़ी में जो है जिस पुर्जे का यूज हुआ था वो था आपके आईसी, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना है, इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आईसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो ये आपका सही जो है इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए आईसी कुछ दिखने में इस प्रकार का पुर्जा है, ठीक है। अब इसका यूज करने का फायदा क्या रहा, देखिए जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, तो उनके मुकाबले जो है ये कार्य करने में जो है इसका यूज करने से जो है कंप्यूटर जो थे वो कार्य करने में जो है तेज हुए थे, ठीक है। थर्ड पर जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थोड़े कार्य करने में सेकंड और फर्स्ट के मुकाबले थोड़े तेज थे, इनसे बिजली की खपत भी कम होती थी, और मेन फायदा ये रहा था कि कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हो गया था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब हुए थे उनकी वजह से जो है कंप्यूटर का जो एक सीपीयू का आकार जो था बहुत बड़ा था, तो सीपीयू का मतलब इस थर्ड जनरेशन का जो है आईसी की मदद से जो है आपके कंप्यूटर का आकार जो है छोटा करने में जो है इसकी सहायता मिली, ठीक है। अब देखिए आप इसके आविष्कारक का नाम भी अगर आपको पूछा जाए तो वो आप क्या बताएंगे, तो देखिए आईसी के जो आविष्कारक हैं उनका नाम था आपके जैक किल्बी, ठीक है। आईसी के आविष्कारक का नाम था जैक किल्बी, ठीक है। और अब इनकी जो इनका आविष्कार है वो कब हुआ था, तो वो आपको याद रखना है 12 सितंबर 1958। इसके अंदर जो है आपके आईसी का आविष्कारक जो आईसी का आविष्कार हुआ था, ठीक है। अब आईसी जो है आपके स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उस स्कीम पे काम करता था, ठीक है। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या फायदा मिला, देखिए
अब जो थर्ड जनरेशन में जो आईसी था वो जो है आपके इसके अंदर जो है स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए आप SIC याद रखना आपको, स्केल इंटीग्रेटेड और सर्किट। इसका मतलब इसका जो ये तकनीक क्या करती है आपके कि इसका इस तकनीक का यूज होने से जो आपके पहले जो काम करने की जो गति थी कंप्यूटर की वो मापी जाती थी आपके माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। पहले जो गति मापी जाती थी वो थी आपके माइक्रो सेकेंड में। अब जब आईसी का यूज हुआ तो इस तकनीक का इसको जो है इसको सहायता मिला SIC यानी स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या हुआ कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके कार्य करने की गति जो थी माइक्रो सेकेंड से जो है नैनो सेकेंड हो चुकी थी, नैनो सेकेंड। ये आपको चीज याद रखना है, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें क्या है कि कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति थी वो आपके माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड के अंदर जो है तब्दील हो चुकी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए थर्ड जनरेशन के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो आपके कौन कौन से थे, तो वो थे आपके ICL, ठीक है, ICL 2903, ठीक है। उसके बाद ICL 1900, उसके बाद यूनिवेक 1108। यूनिवेक का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था पहले भी, ठीक है। अब इसका एक बार वापस मैं रिपीटेशन दे देता हूं। यूनिवेक का फुल फॉर्म है आपके यूनिवर्सल कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद सिस्टम 1360, ये जो है प्रमुख कंप्यूटर थे किसके, थर्ड जनरेशन के। ये याद रखना आपको, ताकि आपको जब भी पूछा जाए कि ICL 2903 जो है आपके किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर ये आपके 2903 जो है ICL, ये आपके थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये चीजें अभी हमने कवर की, कौन सी कि IC का जो यूज हुआ था वो आपके थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे एक बार हेडिंग दे देता हूँ इसका। थर्ड जनरेशन के जो है आपके आईसी का यूज हुआ था, ठीक है। आईसी का जो पुर्जा जो है कुछ इस प्रकार से है, आपको जो दिखाई देता है, आपने आईसी को कई बार देखा भी होगा, जो अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर। इसके आविष्कार का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, जैक किल्बी, ठीक है। और इसका आविष्कार कब हुआ था आपके 12 सितंबर 1958 को, ठीक है। इस पीढ़ी के अंदर जो है SIC यानी स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का यूज हुआ था, जिसकी मदद से जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति थी, ठीक है, कार्य करने की गति स्पीड जो थी वो आपके माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इतने सारे फायदे हमें जो है थर्ड जनरेशन के अंदर मिले थे। अब लास्ट देखिए, लास्ट जो है इसके अंदर एक पॉइंट बनता है कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है आपके HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए आप हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। HLL का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल है आपके बेसिक एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा जो भी एक्सप्लेन करने जैसा कोई सार मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम आने के लायक है वो चीज़ें आपको मिले तो आपके लिए बेटर होगा। तो अब देखिए बेसिक जो लैंग्वेज थी वो आपके HLL के अंदर आती है और वो आपके थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुई थी। बेसिक का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो बेसिक का जो फुल फॉर्म है आपके बिगिनर्स ऑल पर्पज बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये जो है आपके बेसिक का फुल फॉर्म है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज थी ये आती है आपके HLL के अंदर। HLL लैंग्वेज आपके किसके अंदर यूज हुई थी,
थर्ड जनरेशन के अंदर। तो इस प्रकार जो है हमारी थर्ड जनरेशन जो है कंप्लीट होती है। एक बार रिपीटेशन में वापस भी ले तो देखिए थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ था, उसका फुल फॉर्म था आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसका जो पुर्जा है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आईसी, ठीक है। इसका आविष्कारक जो थे वो आपके थे जैक किल्बी, ठीक है। कब हुआ था आविष्कार आपके आईसी का? 12 सितंबर 1958 को, ठीक है। इसके प्रमुख जो कंप्यूटर थे वे थे आपके ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360। ये आपके प्रमुख कंप्यूटर थे, किसके? थर्ड जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम इधर आते हैं तो देखिए इसके अंदर ऐसा इसी तकनीक का यूज हुआ था, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसकी मदद से जो है कंप्यूटर के जो कार्य करने की जो गति थी वो माइक्रो सेकेंड से जो है आपके नैनो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट हमने पॉइंट जाना था HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था। बेसिक लैंग्वेज जो थी वो उसके अंदर यूज हुई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। बेसिक का फुल फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपके नोट कर दिया है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो लैंग्वेज थी आपके HLL के अंदर आती है और ये थर्ड जनरेशन के अंदर आई थी। तो इस प्रकार हमने जो है तीसरी जनरेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। देखिए चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुआ था आपके फोर्थ जनरेशन। तो देखिए फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है किस पुर्जे का यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना है आपको, फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ क्या होता है? याद रखना है आपको, एक छोटी सी जो चिप होती है, एक छोटी चिप में एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समाहित होना। एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समाहित होना आपके क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना है आपको। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर कुछ किस प्रकार का दिखाई देता है, ये देखिए आपके मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रखा है। तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस प्रकार सा होता है जिसमें कई सारे आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने कई बार अगर जो है CPU रिपेयरिंग किया होगा या कहीं रिपेयर होते हुए देखा होगा, तो आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर देखा होगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया, जो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो मेन जो पुर्जा यूज हुआ था, उपकरण डिवाइस जो भी यूज हुआ था वो था आपके माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसका अर्थ बता दिया कि एक छोटे से जो चिप के अंदर जो है लाखों जो है आपके ट्रांजिस्टर समाहित होते हैं, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, और किस कंपनी ने किया था। तो याद रखिएगा इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपके था 1971 में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ था 1971 में हुआ था। किस कंपनी ने किया था? MITS ने, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रचलित कंपनी है, आपके प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है MITS, ठीक है। तो इस कंपनी ने जो है आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था उसका आविष्कार किया था, ठीक है, MITS और 1971 में, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये तो हमने इस पुर्जे से रिलेटेड इसके अंदर जो है हमने ये जो है अपने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए आपने सुना होगा लैन और वैन। लैन और वैन जैसे बड़े नेटवर्क जो है ना, उसका विकास भी जो है इसी पीढ़ी में हुआ था। आप मान सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है बहुतायत में इसका जो यूज हुआ था, इसका विकास हुआ था, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है आपके वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो बड़े नेटवर्क है इनका भी जो यूज हुए हैं वो आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर ही हुआ था। आपको याद रखना है इन दोनों की फुल फॉर्म्स को, ये कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर जो है पूछी जा चुकी हैं। अब देखिए आपने एक MS DOS का नाम सुना होगा, MS DOS। ये देखिए MS DOS, जिसका
फुल फॉर्म है आपके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एमएस डॉस जैसे बड़े ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी जो यूज हुआ था वो आपके 4th जनरेशन के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है आपके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक मेन चीज और देखते हैं हम, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका विकास भी जो है इस 4th जनरेशन के अंदर ही हुआ था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो हो गया कि अब देखो मैंने हर जनरेशन के अंदर आपको बताया था कि उसके अंदर जो है कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था। जैसे अभी जस्ट हमने 3rd जनरेशन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपके 4th जनरेशन के अंदर हुआ था। लास्ट इसके बारे में, इस जनरेशन के अगर बात देखें तो हम देखते हैं कि VLSI प्रोसेसर जो है वो आपके 4th जनरेशन के अंदर यूज हुआ था। अब इससे पहले मैंने जो है आपको LSI के बारे में बताया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसके अंदर एक जो है आपके स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का यूज हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो भी फुल फॉर्म्स मैं बता रहा हूं वो आपके जो पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं या आगे वाले एग्जाम में आने के लायक हैं, उनके बेस पे मैंने ये जो है नोट्स तैयार किए हैं। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वही मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि आपको इसके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, तो एक बार मैं वापस यहाँ पे रिपीटेशन लेना चाहूँगा कि 4th जनरेशन के अंदर जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर जो है दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ क्या होता है कि एक छोटी सी जो चिप होती है उसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर समाहित होते हैं, तो उसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे बनाया कब गया था? सन 1971 में। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था? MITS कंपनी ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए आप, जो LAN और WAN जैसे बड़े नेटवर्क हैं, ठीक है, LAN का अर्थ जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक किसी बिल्डिंग या किसी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जब हम इंटरनेट स्थापित करते हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और एक ऐसा नेटवर्क जैसे पूरे विश्व भर के अंदर हम उसको स्थापित करते हैं या यूज करते हैं, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इनके अलावा एक नेटवर्क और भी होता है जिसको हम मैन के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, जिसे हम किसी एक सिंपल जो आप मान सकते हैं कि एक किसी शहर के अंदर हम जब स्थापित करें एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक शहर विशेष के अंदर ही काम करे, तो वो आपके जो नेटवर्क होता है वो होता है आपके मेन। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप वहाँ पे बता सके। इसके बाद हमने क्या जाना था इस पीढ़ी में कि MS DOS का जैसा बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आपके 4th जनरेशन के अंदर काम में लिया गया था। ठीक है, अब देखिए MS DOS का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका यूज होने से फायदा क्या मिला? इसका यूज होने से जो है मल्टीमीडिया का प्रचलन हुआ था। मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया मीन्स जो भी हम काम कर रहे थे, पहले कोड कमांड पे काम कर रहे थे, जो भी काम करना था उसके लिए हमें कमांड देना पड़ता था। ठीक है, जिसको हम CUI के नाम से जानते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है अभी लास्ट जो एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा जा चुका है। CUI और GUI दोनों का फुल फॉर्म याद कर लेना है आपको। CUI का फुल फॉर्म है आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, और GUI का फुल फॉर्म है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता रखना चाहिए कि 3rd जनरेशन तक जो भी कंप्यूटर्स आए थे वो आपके CUI बेस्ड थे।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अभी जो थर्ड जनरेशन के बाद के जो कंप्यूटर थे सारे वो आपके GUI के बेस पे थे, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर यूजर जो है आपके ग्राफिक्स यानी छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं उनके बेस पे काम कर सके। जैसे विंडोज को बंद करना है आपके तो क्लोज का बटन है उसको आप बंद करके क्लिक करके बंद कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आप ग्राफिक्स देख देख के काम करते हैं, वो सारा GUI के अंदर होता है। तो ये भी तकनीक जो है आपके फोर्थ जनरेशन से ही शुरू हुई थी MS-DOS के जरिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने जाना था जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका आज भी बहुतायत में यूज किया जाता है, कई सारे सॉफ्टवेयर गेम प्रोडक्शन में भी यूज होता है इसके बारे में। तो ये जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ज़्यादा प्रचलन वाली, इसका भी जो यूज है वो आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर ही हुआ था। लास्ट हमने जाना था कि इसके अंदर जो है VLSI चिप का, VLSI जो प्रोसेसर होता है उनका यूज हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस प्रकार है ये फोर्थ जनरेशन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में, यानी फिफ्थ जनरेशन। तो इससे पहले हमने जो है फोर्थ जनरेशन के बारे में जाना था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, उसके अंदर VLSI का यूज हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब हम जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं आपको पता है कि रोबोटिक बेस हैं, जो आपके काम करने की जो भी बुद्धि क्षमता है उसके बेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो चिप यूज होगी उसका नाम है ULSI, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है पूरी आपकी ULSI बेस्ड है। अभी जो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो भी आपके रोबोट्स आ रहे हैं, वो सारे ULSI बेस्ड है। ULSI का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। इन कंप्यूटर के जो कार्य करने की जो गति होगी वो आपके जो है फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आए हैं उनसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब मेन चीज है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर जो किस प्रकार की तकनीक का यूज होगा, तो इसके अंदर जो है आपके वॉइस कमांड हो गया या जो भी हम कमांड वहां पे इनपुट करवाएंगे उसके बेस पे वो काम करेगा। इसका एग्जांपल अगर आपको बताएं तो गूगल असिस्टेंट, ठीक है, गूगल असिस्टेंट। और अगर आपको एप्पल फोन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपने सिरी का यूज किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये एग्जाम्पल हैं ये फिफ्थ जनरेशन के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा भी जाए, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ था आपके तो उसके अंदर पूछा गया था कि आपके जो गूगल असिस्टेंट है ये किस प्रकार की पीढ़ी का जो है उदाहरण है, तो वहां पे हम बता सकते थे कि फिफ्थ जनरेशन का उदाहरण है, ठीक है। और एक जो ये एप्पल मोबाइल के अंदर हम जो सिरी वॉइस कमांड का यूज करते हैं वो भी आपके फिफ्थ जनरेशन का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो हमने है फिर पांचों पीढ़ियों के बारे में जान लिया है। एक बार मैं वापस जो है इनको रिपीटेशन में लेना चाहूंगा। फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर हमने यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमने यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था IC इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जो जनरेशन है उसके अंदर ULSI का यूज हुआ। तो इस प्रकार से जो है इन पुर्जों को जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन के अंदर किस पुर्जे का यूज हुआ था, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार या जो उसका यूज हुआ था वो आपके किस जनरेशन के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार से जो है इन पुर्जों के बारे में जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।